हेलो एवरीवन। आज हम लोगों का कॉन्स्टिट्यूशन का फर्स्ट डे है, फर्स्ट पार्ट है। आज स्टार्ट कर रहे हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल जो है पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में 22 भाग हैं, 12 अनुसूची हैं और 395 आर्टिकल या अनुच्छेद हैं। सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं भाग 1, जो कि संघ का नाम और उसका राज्य क्षेत्र से संबंधित है। यहाँ पर लिखा हुआ है भाग संघ और उसका राज्य क्षेत्र भाग 1, जिसमें सिर्फ 4 आर्टिकल हैं, 4 अनुच्छेद हैं, 1 से लेकर 4 तक। पहला आर्टिकल देखें हम लोग, पहला अनुच्छेद देखें सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन का। संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। कॉन्स्टिट्यूशन के पहले अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ है, जिसको इंडिया कहा जाएगा। दूसरे आर्टिकल में कहा गया है नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। दो बातें आएंगी दूसरे आर्टिकल में, दूसरे अनुच्छेद में, प्रवेश एंड स्थापना। स्थापना को कहते हैं इस्टेब्लिशमेंट, ई से रिप्रेजेंट करते हैं, और प्रवेश कहते हैं एडमिशन को। तो हमने ब्रैकेट में लिखा है ई ए, सेकेंड आर्टिकल ई ए। क्या मतलब है इसका? संसद क्या करेगी? विधि द्वारा जो भी शर्तें उसके ऊपर आरोपित हैं, उन शर्तों के अनुसार संघ में, मतलब भारत के राज्य क्षेत्र में, नए राज्यों का प्रवेश कर सकती है या उनकी स्थापना कर सकती है। कौन? संसद। पूछा जाता है सिर्फ आपसे कि किसको अधिकार है नए राज्यों का प्रवेश कराने का या उनका स्थापना करने का, तो ये अधिकार संसद का है, ये अधिकार संसद को है। अनुच्छेद 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एग्जैक्टली कहता है नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन। कौन कर सकता है ये सब? सीधी सी बात है, सबसे पहला जवाब आया संसद। क्या होगा समझ लें इसको। आर्टिकल 1, 3, 4 इन सब से संबंधित जो भी हम आर्टिकल पढ़ा रहे हैं, इससे संबंधित 2022 का एक केस लॉ पढ़ाएंगे आपको, जिससे हर चीज़ क्लियर हो जाएगी, जो भी चीज़ आपने पढ़ी हुई है। तो संसद क्या कर सकती है विधि द्वारा? पहली बात, नए राज्यों का निर्माण कर सकती है। दूसरी बात, किसी राज्य का राज्य क्षेत्र बढ़ा सकती है। तीसरी बात, किसी राज्य क्षेत्र घटा सकती है। चौथी बात, किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है। और पांचवी आखिरी बात, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकती है। कौन? संसद, पार्लियामेंट। जो भी विधि द्वारा उपबंधित रीत है, निर्बंधन है, उनके अंतर्गत ये सब काम किया जाएगा। ये संविधान का भाग 1 खत्म हो गया। भाग 2 संविधान का बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि नागरिकता से संबंधित है। बहुत ही ज्वलंत मामला था। बहुत सारे प्रश्न आपके मन में होंगे कि नागरिकता कैसे, क्या, इसलिए हमने इस टॉपिक को लिया है। पेपर्स में भी पूछा जाता है। ये एग्जैक्टली नागरिकता जो भाग 5 है आपका, ये चलेगा, सॉरी भाग 2 है, ये चलेगा अनुच्छेद 5 से लेके अनुच्छेद 11 तक। आर्टिकल 11 तक है भाग 2। पहला अनुच्छेद भाग 2 का है अनुच्छेद 5, आर्टिकल 5। आर्टिकल 5 कहता है संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। क्या मतलब है? जब ये संविधान हमारा बना, तो उस वक्त क्या हुआ कि उस वक्त जब ये संविधान इन्फोर्स हुआ, लागू हुआ, तो जो भी लोग भारत में रह रहे थे, अधिवास कर रहे थे, और 3 बातें अगर वो फुलफिल कर दें कि संविधान के इन्फोर्स होते टाइम वो भारत में थे, और इनमें से 3 में से कोई भी बात हो, तो वो भारत के नागरिक हो जाएंगे। पहली बात, जो भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा था। दूसरी बात, जिसके माता या पिता या उनमें से कोई भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा था। या तीसरी बात, जो ऐसे प्रारंभ से ठीक पहले कम से कम 5 वर्ष तक भारत के राज्य क्षेत्र में मामूली तौर से निवास कर रहा है, भारत का नागरिक होगा। मतलब आप समझ गए होंगे कि भारत की नागरिक होने के लिए पहली बात तो जब संविधान इन्फोर्स हुआ, तो पहली बात संविधान के प्रारंभ से नागरिकता आपको कब मिलेगी? जब आप भारत के राज्य क्षेत्र में रह रहे हो। और उसके साथ साथ ही 3 शर्तें हैं
रह रहे हैं, मतलब यूं ही नहीं, ये 3 शर्तें फॉलो कर दे तो आप भारत के नागरिक हैं प्रारंभ से ही। दूसरी बात, अनुच्छेद 6 क्या कहता है? आर्टिकल 6 में कहा गया है कि पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। प्रव्रजन का मतलब है कि पाकिस्तान, चूंकि 2 सूबे थे ये, तो पाकिस्तान से जो लोग भारत को आ गए उनको किस तरह से नागरिकता का अधिकार मिलेगा, ये बात कहलाती है अनुच्छेद 6, ये बताई गई है अनुच्छेद 6 में। तो इसमें आपको सिर्फ एक डेट याद रखना है कि 19 जुलाई 1948 से पहले जो लोग पाकिस्तान से भारत में आ गए, सीधी सी बात है वो लोग भारत के नागरिक हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। और जो लोग 19 जुलाई 1948 के बाद आए हैं उनको एग्जैक्टली एक फॉर्मेलिटी अदा करना होती है, एक नागरिकता के लिए एक आवेदन करना होगा कि हम यहाँ पर आ गए हैं इस डेट को, और हमारे माता पिता हमारे भारत में रहते थे और इस तरह से हमें नागरिकता प्रदान की जाए। तो वो एक आवेदन दिया जाता है जिसके मार्फत आप नागरिक कहलाते हैं भारत के। 7वां आर्टिकल देख लें, पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्या है इसमें? पाकिस्तान को जो लोग भारत से पाकिस्तान चले गए उनकी नागरिकता किस तरह से समाप्त हुई वो समझ ले कि कोई भी व्यक्ति जो 1 मार्च 1947 के बाद अगर भारत से पाकिस्तान चला गया है तो वो नागरिक नहीं रहेगा। हालांकि इसमें रिस्ट्रिक्शंस ये हैं कि चूंकि अभी हमने बताया था आपको कि 1 मार्च 1947 के बाद चला गया हो, फिर वो क्या हुआ हो, अभी जो अनुच्छेद 6 में बताया कि 19 जुलाई 1948 से पहले वो अगर आ जाए और तो भी वो नागरिक हो जाएगा, या फिर दूसरे खंड में बताया गया कि 19 जुलाई 1948 के बाद आया है तो वो आवेदन कर दे और वो स्वीकार कर लिया जाए आवेदन, तो वो भारत का नागरिक हो जाएगा। इस तरह से ये केस लॉ है सुप्रीम कोर्ट का 2022 का, तेलंगाना राज्य और अन्य बनाम बी सुब्बा रायुडू और अन्य। इसमें एग्जैक्टली 1, 2, 3, 5 इन अनुच्छेद की बात हुई है जो कि भारत के राज्य क्षेत्र और नागरिकता से संबंधित है। दूसरी बात, इसमें अनुच्छेद 19 और 13 का भी जिक्र हुआ है। तो 13 का जिक्र होने की वजह से पहले हम आपको अनुच्छेद 13 पढ़ाएंगे, फिर ये केस लॉ पढ़ाएंगे, जिससे आपको पहले आर्टिकल समझ में आ जाए। सारे आर्टिकल सारे हम एक साथ पढ़ा दे रहे हैं जो इस केस से लॉ से रिलेटेड है, फिर हम आगे चलेंगे। पहले अनुच्छेद 8 पढ़ ले, 9 है हालांकि, 8 दूसरी जगह है, यहाँ पर है 8। पहले अनुच्छेद 8 पढ़ ले आप, बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंस में HGS में आया ये कई बार। आर्टिकल 8 कहलाता है भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। मतलब क्या है इसका कि भारत में पैदा हुए लोग, मगर वो क्या हुआ, किसी काम से किसी कारोबार के नाते वो क्या हुए, भारत से बाहर चले गए, तो किस तरह से उनकी नागरिकता बरकरार रहेगी ये बात बताई गई है अनुच्छेद 8 में। तो पहली बात तो इन्होंने बता दी कि अनुच्छेद 5 में किसी बात के होते हुए भी कोई व्यक्ति जो या उसके माता पिता में से कोई या पिता माँ या माता माँ में से कोई भारत शासन अधिनियम 1935 में परिभाषित भारत में जन्मा था। और इस तरह से कहने का मतलब ये हुआ कि जो अनुच्छेद 5 में पूरी बात हमने बताई है उसके अंतर्गत जो भारत में जन्मा व्यक्ति खुद हो या उसके माता पिता या दादा परदादा में से कोई भी जन्मा हो तो वो नागरिक समझा जाएगा। और हुआ क्या, अगर वो मान लीजिए किसी देश में चला गया है और इस तरह से वो वहाँ जाके रहने लगे, बसने लगे, कारोबार करने लगे, मामूली तौर पर निवास करने लगे, तो भी वो भारत का नागरिक समझा जाएगा। कंडीशन ये है कि वहाँ पर जब वो वहाँ जहाँ वो दूसरे देश में रह रहा है वहाँ पर भारत की डोमिनल सरकार द्वारा या भारत की सरकार द्वारा कोई भी व्यक्ति या राजनयिक या कौंसिल वहाँ प्रतिनिधि वहाँ पर नियुक्त किया जाएगा। उस व्यक्ति के पास ये जो व्यक्ति भारत से बाहर चला गया है वो क्या करेगा, नागरिक होने का रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन करेगा और वो जो कौंसिल होगा जो हमारे देश का दूसरे देश में, वो इनकी नागरिकता के जो आवेदन है उसको स्वीकार कर लेगा और ये क्या होंगे, नागरिक बने रहेंगे। मतलब कहने का है अनुच्छेद 8 कहता है कि अगर भारत में आप पैदा हुए, आपके बाप दादा पैदा हुए और अगर आप बाहर चले गए हैं
और आपने वहाँ पर रह के उस देश में जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनके पास अगर आपने आवेदन कर लिया है और उन्होंने आपका आवेदन स्वीकार कर लिया है तो भी आप भारत के नागरिक बने रहेंगे। अगर आपने उस देश की नागरिकता नहीं ली है तो इस बात को समझ लीजिए। अनुच्छेद 9 में जो अभी हम लास्ट सेंटेंस बोले उसको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नागरिक ना होना। अगर कोई भारत का नागरिक भारत से बाहर के किसी देश की नागरिकता स्वीकार कर लेता है स्वेच्छा से तो अब वो भारत का नागरिक नहीं रहेगा। ये कहलाता है अनुच्छेद 9 आर्टिकल 9। आर्टिकल 11 में कहा गया है संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनिमय किया जाना। विनियम क्या, विनिमय नहीं विनियम। विनियम मतलब होता है रेगुलेशन। कहने का मतलब क्या होता है कि संसद क्या करे, विधि संसद को ये अधिकार है कि वो नागरिकता के जो अधिकार हैं उनके बारे में कोई भी नियम बना सकता है, उनको अल्पीकरण कर सकता है, उनको बढ़ा सकता है। कहने का मतलब है नागरिकता के अधिकार के लिए नियम बनाने की शक्ति सिर्फ और सिर्फ संसद को है और किसी को नहीं है। इस तरह से आपके दो भाग कॉन्स्टिट्यूशन के कंप्लीट हो गए। तीसरा भाग कॉन्स्टिट्यूशन का अनुच्छेद 12 से लेके अनुच्छेद 35 तक है जिसमें मूल अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट्स इनको कहते हैं आप। और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये समझ लीजिए आत्मा है पूरे संविधान की। तो इसको हम बहुत कायदे से बारीकी से समझेंगे। अभी तक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक आप नहीं फॉलो किए हैं। अब यहाँ से एक एक वर्ड एक एक आर्टिकल इतना इम्पोर्टेंट है कि हर आर्टिकल लगभग हर एग्जाम में आपको दिखता है कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। सबसे पहला हम अनुच्छेद, अभी हमने बताया था कि केस लॉ पढ़ाने से पहले अनुच्छेद 13 पढ़ाएंगे तो अब 13 पे आ गए हम लोग। अनुच्छेद 13 या आर्टिकल 13 कहता है मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां। क्या मतलब है इसका? हुआ क्या था, संविधान हमारा बन के तैयार हुआ, इन्फोर्स हुआ और इन्फोर्स होने से पहले भी कुछ विधियां लागू थी चूंकि भारत में। तो अब मतलब क्या है, अब संविधान लागू हुआ, संविधान बना तो उसमें मूल अधिकार आए। मूल अधिकार आने से क्या हुआ, जो पहले की विधियां थीं वो मूल अधिकारों के अगेंस्ट आ रही थी, उनसे टकरा रही थी, तो उन सब के बारे में बताई गई है अनुच्छेद 13 में बात। कहने का मतलब क्या है कि मूल अगर संविधान बनने के बाद मूल अधिकारों से असंगत अगर कोई विधि है या इन अधिकारों को अल्पीकरण कर रही है कोई विधि तो उसका क्या प्रभाव होगा ये बताई गई है 4 पॉइंट्स में बात। जिसमें पहला सब आर्टिकल या पहला पॉइंट है अनुच्छेद 23 का, अनुच्छेद 13 का। कहीं कहीं गलती हो जाती है, दो के कुछ निकल जाता है तो ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 13 पढ़ रहे हैं, आर्टिकल 13 पढ़ रहे हैं। पहली बात कहती है कि अगर संविधान से ठीक पहले, संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले भारत के राज्य क्षेत्र में अगर कोई विधि प्रवृत्त है, चालू है, जारी है और वो विधि क्या कर रही है, जिस मात्रा तक और इस भाग 3 के मूल अधिकारों से असंगत है, मतलब भाग 3 से असंगत है, तो वो विधि क्या होगी, उस मात्रा तक अपने आप शून्य हो जाएगी। कहने का मतलब है कि अगर कोई विधि राज्य क्षेत्र में है, प्रवृत्त है और वो विधि क्या कर रही है, मूल अधिकारों से असंगत हो रही है, तो उस मात्रा तक वो विधि शून्य है जितने तक वो मूल अधिकारों से असंगत है। दूसरी बात, राज्य कोई भी ऐसी विधि नहीं बनाएगा जो क्या हो, जो ये मूल अधिकार हैं उनको छीनती हो या न्यून करती हो, कम करती हो या इनका उल्लंघन करती हो। अगर ऐसा कर रही है तो जितने तक वो उल्लंघन कर रही है, नई विधि बनाई हुई मूल अधिकारों का उल्लंघन कर रही है, तो उस मात्रा तक वो शून्य हो जाएगी। पहली बात तो ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा, और अगर बन भी गई है तो जिस सीमा तक वो उल्लंघन कर रही है मूल अधिकारों को, तो वहां उस सीमा तक वो अपने आप ही शून्य है विधि। अब इसमें दो टर्म समझा दिए गए कि इसमें जो ऊपर बात आई है, जो खंड 3 है, इसमें दो बातें पढ़ाई गई हैं। एक बात आई थी विधि बात आई हुई, एक बात आई है प्रवृत्त विधि। तो विधि के अंतर्गत पहले पॉइंट में बताया गया है कि विधि के अंतर्गत सारे अध्यादेश, आदेश, उपविधि, नियम, विनियम, अधिसूचना, रूढ़ी या प्रथा, ये सारे के सारे विधि के अंतर्गत आते हैं।
दूसरी बात, प्रवृत्त विधि के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आएंगी? प्रवृत्त विधि वो विधि कहलाती है कि जो संविधान के बनने से पहले पारित हुई थी और अभी भी वो जारी है, जिसको निश्चित नहीं किया गया है, जिसको नहीं खत्म किया गया, वो विधि कहलाती है प्रवृत्त विधि, मतलब जो रेगुलर वे में चल रही हो। चौथी और आखिरी उप अनुच्छेद है, सब आर्टिकल है, पॉइंट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी हम व्याख्या आगे चल के करेंगे अनुच्छेद 368 में। यहाँ पर सिर्फ इसको यहाँ कह दिया गया है, असल में जो संविधान, इस पहले आप पॉइंट 4 समझ ले, इस अनुच्छेद की कोई बात अनुच्छेद 368 के अधीन किए गए संशोधन के किसी संशोधन को लागू नहीं होगी। हुआ क्या था, आगे पढ़ाएंगे हम केस लॉ के साथ, कि जब संविधान का संशोधन होना था, हो रहा है अभी भी, उसमें क्या होता है, कहीं कहीं अटकलें पड़ जाती हैं। संसद की सीमा, जो संसद जो है संविधान संशोधन की सीमाओं से परे चली जाती है, तो वहाँ पर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। इसलिए वो प्रॉब्लम होने की वजह से ये जो आर्टिकल 13 था, ये मामले को फंसा दे रहा था, इसलिए इन्होंने ये चौथा पॉइंट लिख दिया, चौथा कह सकते हैं सब आर्टिकल दे दिया कि कोई भी विधि जो जो संविधान का संशोधन होगा, उसमें ये जो आर्टिकल 13 है ये लागू नहीं होगा। ये बात कह के ये आगे निकल गए। हालांकि ये जो बात आपने ये चौथा पॉइंट है, ये 1971 में जोड़ा गया है, अंततः स्थापित किया गया, पहले ये यहाँ नहीं था। जोड़ा भी गया क्या कि ये जो निर्णय है, नीचे हम बता दें आपको, ये केस लॉ है, एक बहुत इंपॉर्टेंट है, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, इनका अभी 1-2 साल पहले निधन हुआ है। केशवानंद भारती जी ने पूरी जिंदगी लगा दी संविधान को ढांचा बचाने में। तो इस केस में बहुत सारे पॉइंट हैं, उनमें से एक पॉइंट ये बताया गया, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, AIR 1973 सुप्रीम कोर्ट का केस है ये। इसमें ये कहा गया कि मूल अधिकार जो है संविधान का आधारभूत ढांचा है, और ये कोई भी संशोधन अगर आप संविधान में कर रहे हो तो इस ढांचे को या इन संवैधानिक अधिकारों को आप कम तो कर सकते हो, मगर नष्ट नहीं कर सकते, ये कहा गया था इस केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में। इस तरह से आपका ये केस 14 हो गया, आर्टिकल 14 हो गया, सॉरी आर्टिकल 13 तक पढ़ाया, अभी 14 नहीं 13 तक, 13 का ही केस लॉ था ये। अब चूंकि हमने कहा था कि हम आपको एक 2022 का केस लॉ पढ़ाएंगे जो कि एग्जैक्टली इस 13 से आर्टिकल से संबंधित है, और शुरू के आर्टिकल से संबंधित है, और आर्टिकल 19 से संबंधित है। आर्टिकल 19 हम आपको अगले टर्न पर बहुत विस्तृत पढ़ाएंगे, 2-3 टर्न लग सकते हैं वहाँ पर पहुँचने में। केस समझ लें पहले। तेलंगाना जो निर्णय है सुप्रीम कोर्ट का, उसका शीर्षक है तेलंगाना राज्य और अन्य बनाम बी सुब्बा रायडू और अन्य, 2022 सुप्रीम कोर्ट, बहुत लेटेस्ट केस है ये एग्जैक्टली प्रावधान में ये होता है कि ये जो केस है वो किन किन चीज़ों से संबंधित है, कौन कौन से आर्टिकल से संबंधित है। तो आर्टिकल 1, 2, 3, 5 और अनुच्छेद 19 ला और अनुच्छेद 13 से संबंधित है। ये अनुच्छेद 13 का यहाँ उल्लेख नहीं हुआ है, बीच में हुआ है। इसमें एग्जैक्टली हुआ क्या था, बहुत मामले को बिल्कुल क्लियर समझ लीजिए, वर्ड सारे लिखे हुए, हम थोड़ा आपको समराइज कर दे रहे हैं कि आंध्र प्रदेश में से काट के एक हिस्सा बनाया गया 2014 में तेलंगाना। तो हुआ क्या, तेलंगाना जब नया राज्य बन गया तो इसमें निवास कर रहे थे सेवारत थे, जो अपीलार्थी हैं वो सेवारत थे, और चूंकि तेलंगाना में इनकी पढ़ाई लिखाई हुई थी, पढ़ाई लिखाई होने के अलावा इनकी जब नौकरी लगी तो ये चूँकि उस उसका जो पार्ट काट दिया गया आंध्र प्रदेश का, चूँकि आंध्र प्रदेश के पार्ट में थे, अब चूँकि पार्ट कट गया तो तेलंगाना में पहुँच गए। तो हुआ क्या, ये चाहते थे कि इनकी नियुक्ति जो है तेलंगाना वाले क्षेत्र में ही हो, आंध्र प्रदेश में ना हो, आंध्र प्रदेश का जो बचा हुआ हिस्सा हो उसमें ना हो। मगर हुआ क्या, जब इन्होंने अपनी ये बात रखी तो राज्य सरकार ने और भारत सरकार द्वारा इनकी बात को अस्वीकार कर दिया गया, और फिर बात उठने लगी संवैधानिकता की। और यहाँ तक कि जब ये उच्च न्यायालय पहुँचे, जब चूंकि राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने इनकी बात को अस्वीकार कर दिया तो ये उच्च न्यायालय पहुँचे,
उच्च न्यायालय में जो फैसला हुआ इनके हित में हुआ। एकल पीठ ने एक निर्णय दिया जो इनके हित में था, फिर खंडपीठ ने भी निर्णय दिया, वो भी इनके हित में था, फिर भी केंद्र सरकार नहीं मान रही थी, तो ये सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। दोनों ही ने, उच्च न्यायालय की जो एकल पीठ थी उसने भी कहा कि तेलंगाना में ही इनको नियुक्ति मिलना चाहिए, इन्हें बाकी बचे हुए हिस्से में नहीं ट्रांसफर करना चाहिए, और जो खंडपीठ थी उसने भी यही सेम निर्णय दिया जो एकल पीठ ने दिया था। फिर भी ये राज्य सरकार और केंद्र सरकार अड़े हुए थे, तो ये पहुंचे सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए तो इन्होंने क्या किया, अपील की। तो सुप्रीम कोर्ट में प्रश्न ये उठा, कई एक चीज़ें थी। तो पहली बात तो इन्होंने ये बात उठाई कि जब आप अनुच्छेद 1 में कह रहे हैं कि भारत जो है राज्यों का संघ है, सारे राज्य भारत के संघ के अंतर्गत आते हैं, तो मैं भारत का नागरिक हूँ और पूरा भारत एक है, और ये अपृथकरणीय है भारत, पूरा भारत पृथक नहीं है, अलग अलग नहीं है, पूरा भारत एक है। और चूंकि मैंने इस अपृथकरणीय भारत में जन्म लिया है और मैं भारत राज्य क्षेत्र में रहता हूँ, और इस तरह से मुझे अनुच्छेद 2 और 3 जो बात कही गई अभी हमने आपको पढ़ाए हैं, इनके अंतर्गत मुझे हर तरह से रहने का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि जब तक कि कोई नई विधि नहीं बन जाती, तब तक ये अगर पृथक राज्य बना दिया गया तब भी इस पर वही रूल लगेंगे जो पिछले राज्य पर थे, जब तक कि राज्य जो उसका कटा हुआ हिस्सा है उसमें संशोधन ना हो जाए। कुल मिला के पहला पॉइंट में इन्होंने जनरल बात कही सुप्रीम कोर्ट ने। फिर दूसरे बात में कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि जो प्रत्युत्तरदाता है, अपील राज्य की तरफ से हुई है, शायद हमने पहले आपको इनकी तरफ से बता दिया था, अपीलार्थी इनको कह दिया था, अपील राज्य ने की है। ये जो है जो भुक्तभोगी हैं ये प्रत्युत्तरदाता हैं, क्योंकि इन्हें हाई कोर्ट से रिलीफ मिल गई, तो अपील चूंकि हाई कोर्ट निर्णय इनके फेवर में है, तो राज्य सरकार ने इनके खिलाफ की है अपील। तो हुआ क्या, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो प्रत्युत्तरदाता है उसने भारत में जन्म लिया, भारत, ये बात हम पहले ही बता चुके हैं कि भारत का नागरिक है, और इस नाते भारत का नागरिक होने के नाते उस व्यक्ति को अनुच्छेद 19(1) ये हम आगे पढ़ाएंगे, उसमें बताया गया है कि किसी भी नागरिक को भारत में किसी भी भाग में रहने और उसमें बस जाने का मूल अधिकार प्राप्त है। दूसरी बात जो हम कह रहे थे, अनुच्छेद 13 की बात आई है। अनुच्छेद 13(2) में एग्जैक्टली ये बताया गया था कि अगर कोई ऐसी विधि है, ऐसी कोई रूल है, ऐसा कोई नियम है जो भाग 3 के द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों को छीनता है या उनको न्यून करता है, तो इसका मतलब वो विधि शून्य होगी। कहने का मतलब है अगर राज्य सरकार की कोई ऐसी विधि टकरा रही है जो क्योंकि इनको मूल अधिकार है कहीं भी रहने का, कहीं भी बस जाने का, और इस तरह से अगर राज्य सरकार और केंद्र सरकार इनको अड़चन डाल रहे हैं, तो ये विधि उस सीमा तक शून्य है जिस सीमा तक इनको रहने में इनके निवास करने पर उल्लंघन कर रही है या इनकी नियुक्ति पर उल्लंघन प्रदान कर रही है, उल्लंघन कारित कर रही है। फिर फाइनली कहा सुप्रीम कोर्ट ने, तीसरे और आखिरी अब निर्णय पर पहुंच चुके हैं लगभग हम लोग, कि प्रत्युत्तरदाता जो है वो उस क्षेत्र में जन्म लिया जो आंध्र प्रदेश राज्य का भाग था, और अपनी प्रारंभिक शिक्षा भी उसने सभी बोर्ड उसी बोर्ड से ली, विश्वविद्यालय उसी विद्यालय में पढ़ा जहाँ पर वो तेलंगाना पार्ट है। इस तरह से पूरी तरह से उसकी शिक्षा दीक्षा सब कुछ हुई है तेलंगाना वाले भाग में। इसलिए क्या होना चाहिए, इसकी नियुक्ति तेलंगाना वाले भाग में होना चाहिए, ना कि बचे हुए बाकी राज्य के आंध्र प्रदेश के बाकी बचे हुए राज्य में। और इसमें एक और बात थी कि जो ये प्रत्युत्तरदाता था, इसकी पत्नी भी तेलंगाना राज्य में नौकरी कर रही थी, उसने इसका भी वर्णन किया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल क्लियर कह दिया कि जब ये पढ़ा लिखा, पूरे इनकी पढ़ाई लिखाई तेलंगाना वाले हिस्से में हुई है, इनकी पत्नी भी तेलंगाना राज्य की मूल निवासी है, वहीं स्थानीय है, और वो भी तेलंगाना वाले भाग में नियुक्त है, तो हर हाल में इनको नियुक्ति क्या होना चाहिए,
तेलंगाना वाले भाग में होना चाहिए, ना कि बाकी बचे हुए राज्य के अन्य भाग में। इस तरह से प्रत्युत्तरदाता के पक्ष में निर्णय देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपील को निरस्त कर दिया, क्योंकि अपील राज्य द्वारा की गई थी। इसके बाद हमने चूंकि आपको अनुच्छेद 13 पढ़ा दिया है, अब आप आ जाइए आर्टिकल 14 में। 14 आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, हालांकि आर्टिकल बहुत छोटा है। विधि के समक्ष समता, सिर्फ इतनी सी बात आपको याद रखना है, मगर ये बहुत बड़े टॉपिक को कवर करता है। क्या मतलब है विधि के समक्ष समता का मतलब क्या है, इसकी एक एक वर्ड आप एज इट इज याद रखेंगे। विधि के समक्ष समता को आपको याद करना है कि राज्य, भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। एक एक वर्ड आपको एज इट इज याद करना है। ये देखिए, सभी भारत में जितने, पहली बात तो पूछा जाता है कि समता का अधिकार किसको प्राप्त है, तो भारत में जितने भी लोग रह रहे हैं, चाहे वो भारत के नागरिक हों या ना हो, सबको आर्टिकल 14 के अनुसार विधि के समक्ष समता का अधिकार है। अब इससे रिलेटेड एक, क्योंकि बहुत आर्टिकल 14 पूछा जाता है तो मैटर उसका बहुत कम है, तो इसलिए आपको इस आर्टिकल के सपोर्ट में एक केस लॉ देना होता है, जजमेंट देना होता है सुप्रीम कोर्ट का लेटेस्ट। तो हमने बहुत ही इम्पोर्टेंट सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट दिया है, जो सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में दिया था, और 2018 का सबसे महत्वपूर्ण सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था। ये कौन सा निर्णय है, ये है एग्जैक्टली जोसेफ शाइन या जोसेफ सिने बनाम भारत संघ AIR 2018 सुप्रीम कोर्ट। एग्जैक्टली ये जो मामला था, ये भारतीय दंड संहिता की धारा 497 जो कि जारकर्म से संबंधित है, उससे संबंधित था, मगर इसको चूंकि संवैधानिक अधिकारों का टकराव हो रहा था, अनुच्छेद 14, 15 और 14, 15, 19 का उल्लंघन हो रहा था, इसलिए इसका निर्णय संवैधानिक पीठ ने दिया। तो हम हालांकि IPC का आपको पढ़ा चुके हैं, IPC में हमने पढ़ाया है कि धारा 497 क्या है, वहाँ पर भी एक केस लॉ हमने पढ़ाया आपको। तो हुआ क्या कि मैं इसमें प्रश्न ये सामने आया कि चूंकि 497 धारा ये कहती है कि अगर महिला का पति जो है सम्मति दे दे उस व्यक्ति को जो उसकी पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बना रहा है, तो वहाँ पर वो अपराध जारकर्म नहीं कहलाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये जो धारा 497 है, ये समानता के अधिकार का और महिला के गरिमा के अधिकार का उल्लंघन कर रहा है, क्योंकि ये एक मनमाना पूर्ण है। आप एक तरफ तो कह रहे हैं समता का अधिकार है, और इस धारा 497 में आप क्या कह रहे हैं, महिला को पुरुष के एक प्रॉपर्टी की तरह बना दे रहे हैं कि जब वो अनुमति देगा तो अपराध नहीं है, नहीं दी तो अपराध हो गया। तो इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि धारा 497 जो है वो अनुच्छेद 14, 15, 21 का उल्लंघन करता है। तदनुसार जो भारतीय दंड संहिता की धारा 497 और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 198, जहां तक ये जारता से संबंधित है, असंवैधानिक है। ठीक, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसको असंवैधानिक होने के नाते इस धारा 497 को निरस्त करार कर दिया, अपनी तरफ से निरस्त कर दिया। फिर दूसरे पॉइंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जारता को एक अपराध के रूप में कायम नहीं रखा जा सकता, किंतु ये विवाह विच्छेद का एक आधार माना जा सकता है। कहने का मतलब है, सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ तक कह दिया कि जो धारा 497 है ये असंवैधानिक है, बेकार है, निरस्त करने लायक है, कोई मतलब नहीं है इसका। और जहाँ तक ये जारता की बात करती है, ये धारा अब जारता को अपराध नहीं माना जाना चाहिए, अपराध नहीं है। और ये हो सकता है कि जारता चूंकि ये विवाह के विरुद्ध अपराधों से संबंधित एक मामला है, तो ये विवाह विच्छेद का एक आधार माना जा सकता है। अगर पक्षकार चाहें तो इस आधार पर विवाह विच्छेद प्राप्त कर सकते हैं। फिर तीसरे पॉइंट में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि धारा 497 भारतीय दंड संहिता और धारा 198(2) अवैध व असंवैधानिक होने के कारण निरस्त की जाती हैं। इस तरह से जोसेफ शाइन बनाम भारत संघ AIR 2018 का सुप्रीम कोर्ट का केस था, जो कि आप अनुच्छेद
हर इस अनुच्छेद में लिख सकते हैं, हर इस धारा में लिख सकते हैं जिसका हमने इसमें वर्णन किया है। ठीक, हर जगह वो चीज़ लिखी जा सकती है जिस जिन अनुच्छेद की जिन जिन धाराओं की बात होती है उसको आप इस सेक्शन को इस केस को कहीं भी लिख सकते हैं। एक और भी केस है इससे रिलेटेड, पुराना केस है, बहुत इंपॉर्टेंट केस है, अनुच्छेद 14 से ही संबंधित है ये, कि निर्णय ये है, ये भी सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, श्रीमती ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य AIR 1996 सुप्रीम कोर्ट। इस केस में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 309 में आत्महत्या का प्रयत्न कहा जाता है। तो बात ये हुई थी, मामला ये उठा था कि इसमें ज्ञान कौर ने आत्महत्या करने का प्रयास किया था और ये बच गई थी, तो इन पर केस चला था। तो इन्होंने कहा कि हमारा जीवन है, हम चाहे जिंदा रहें या हम मर जाएं, हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको जीवन के आधार में मरने का अधिकार शामिल नहीं है। क्या कहने का मतलब था कि आपको जीवन का अधिकार दिया गया है, मरने का अधिकार नहीं दिया गया है, इसलिए जो धारा 309 है वो एकदम वैध है। किसी भी तरह से जीवन के अधिकार में मरने के अधिकार को शामिल नहीं किया जा सकता, इसीलिए आप 309 धारा पर, भारतीय दंड संहिता की धारा 309 पर उंगली नहीं उठा सकते, वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। फिर आ जाइए आप अनुच्छेद 15, आखिरी अनुच्छेद है ये, थोड़ा सा लंबा टॉपिक हो जाएगा आज क्योंकि ये अनुच्छेद लेना बहुत ज़रूरी था। कम से कम 15 आर्टिकल हमारा टारगेट था कि आज आपको पढ़ा दें विद केस लॉज। इसमें केस लॉ भी है, बहुत इंपॉर्टेंट, समझ लें, बहुत ध्यान से समझें इस अनुच्छेद को, बहुत मुश्किल से याद होता है मगर आपको याद करना है इस चीज़। अनुच्छेद 15 कहलाता है धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। कहने का मतलब है कि किसी व्यक्ति को, किसी नागरिक को, चूंकि अनुच्छेद 15 नागरिक से संबंधित है, 14 था वो व्यक्ति से संबंधित था, तो किसी भी व्यक्ति को, पहले पॉइंट में समझ लीजिए कि राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान या उनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा। पहली बात तो जो अनुच्छेद की हेडिंग है उसकी व्याख्या कर दी पहले उप अनुच्छेद में, सब आर्टिकल में। फिर दूसरी पॉइंट में बात कही गई है अनुच्छेद के अनुच्छेद 15 के दूसरे पॉइंट में बात कही गई है, कोई भी नागरिक केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी भी आधार पर किसी भी सार्वजनिक दुकान, भोजनालय, होटल या सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान में प्रवेश करने या फिर राजनिधि से पूर्णतया या भागता पोषित या साधारण जनता के प्रयोग के लिए कोई भी समर्पित कुएं, तालाब, स्नान घाट, सड़कों या सार्वजनिक समागम के स्थानों के संबंध में किसी भी नियोक्ता का दायित्व, मतलब किसी भी नियोक्ता के या निर्बंधन के अधीन नहीं होगा। कहने का मतलब है किसी भी व्यक्ति को जो सार्वजनिक चीज़ें हैं उनके इस्तेमाल करने पर वहाँ जाने के लिए उसको मना नहीं किया जाएगा। ये कहलाता है अनुच्छेद 15 का पॉइंट सब अनुच्छेद 2 या पॉइंट 2। तीसरे सब अनुच्छेद या सब आर्टिकल में कहा गया है, उप अनुच्छेद या सब आर्टिकल में कहा गया है कि इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य की स्त्रियों और बालकों के लिए कोई विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी। कहने का मतलब है राज्य चाहे तो स्त्रियों और बालिकों के विशेष उत्थान के लिए विशेष उपबंध कर सकता है, इसमें कोई रुकावट नहीं है। चौथे पॉइंट में बात कही गई है कि इस अनुच्छेद की या अनुच्छेद 29 के खंड 2 की कोई बात राज्य को सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों के किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए या अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए कोई विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी। कहने का मतलब है इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को अगर लगता है कि कोई व्यक्ति सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है या अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति का व्यक्ति है तो उसके उत्थान के लिए वो कदम उठाएगा, नियम बनाएगा, उस पर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। पांचवी बात अनुच्छेद 15 के सब अनुच्छेद 5वां सब आर्टिकल 5 क्या कह रहा है, इस अनुच्छेद या अनुच्छेद 19 के खंड 1 उपखंड 6 कि कोई बात राज्य की सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों के किन्हीं वर्गों की
उन्नति के लिए या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजातियों के लिए विधि द्वारा कोई विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी, जहां तक कि ऐसे उपबंध अनुच्छेद 30 के खंड 1 में विनिर्दिष्ट अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थानों से भिन्न शिक्षा संस्थानों में, जिनके अंतर्गत प्राइवेट शिक्षा संस्थाएं भी हैं, चाहे वे राज्य द्वारा सहायता प्राप्त हो या ना हो, संबंधित हो। कहने का मतलब है हर पार्ट को ध्यान से समझिएगा, हर पार्ट से क्वेश्चन आता है, इसलिए इस अनुच्छेद 15 में 6 पार्ट हैं, 6 सब आर्टिकल्स हैं, 6 उप अनुच्छेद हैं और 6 के 6 से प्रश्न आते हैं। इसीलिए इसको एक अनुच्छेद ना मान के और आप 6 अनुच्छेद मानिएगा और इसको बहुत ध्यान से और ख़ास तौर से 5वें और 6ठे पॉइंट को बहुत कायदे से समझ लीजिएगा। 5वें पॉइंट में बात कही है अनुच्छेद 15 के 5 में बात कही गई है कि अगर कोई राज्य को लगता है कि उसे विशेष उपबंध करना चाहिए, जो उन लोगों के लिए जो सामाजिक दृष्टि से पिछड़े हुए लोग हैं या जनजाति क्षेत्र के लोग हैं या अनुसूचित जाति के लोग हैं, तो हर शिक्षण संस्थान में वो क्या कर सकते हैं, उनके प्रवेश के लिए विशेष प्रबंध कर सकता है राज्य। सिर्फ और सिर्फ छूट मिली है उस शिक्षण संस्था को जो कि अल्पसंख्यक वर्गों के लिए धारा अनुच्छेद 30(1) के अंतर्गत स्थापित की जाती हैं। उनमें राज्य जबरदस्ती हस्तक्षेप नहीं कर सकता, बाकी हर संस्था में राज्य हस्तक्षेप कर सकता है, चाहे वो संस्था शिक्षण संस्था विधि राज्य द्वारा सहायता प्राप्त कर रही हो या फिर सहायता प्राप्त नहीं कर रही हो। हर शिक्षण संस्था में प्रवेश के लिए क्या कर सकती है, संसद राज्य द्वारा नियम स्थापित कर सकती है। फिर छठा जो सब आर्टिकल है, उप अनुच्छेद है, ये अंतः स्थापित किया गया है 2019 में और 103वां संशोधन द्वारा। पूछा जाए कि अनुच्छेद 15 का उप अनुच्छेद 16 कब अंतः स्थापित हुआ, तो आप बताएंगे 2019 में और 103वां संशोधन द्वारा ये अंतः स्थापित हुआ है। इस छठे पॉइंट में बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई गई है। इसमें कहा है कि इस अनुच्छेद या अनुच्छेद 19(1) के उपखंड 6 या फिर अनुच्छेद 29(2) के अंतर्गत राज्य को क्या होगा, जो खंड 4 और 5 में अभी हमने आपको बातें पढ़ाई हैं, उन लोगों से भिन्न, मतलब 4 और 5 में हमने अभी आपको पढ़ाया कि किस तरह के लोगों के लिए विशेष उपबंध कर सकेगा राज्य। अब क्या हुआ, जो खंड 4 में लोग आ रहे थे, जो मतलब पिछड़े टाइप के ले थे, कुछ लोग खंड 5 में आ रहे थे जो दुर्बल थे, उनकी बात कर ली गई। फिर उसके अलावा भी जो लोग बचे हैं उसकी बात हो रही है इस खंड 6 में। इस खंड में 6 में एग्जैक्टली ऐसे लोग हैं जो आर्थिक रूप से दुर्बल हैं। तो ऐसे आर्थिक रूप से दुर्बल लोगों के लिए नियम बनाने से ये अनुच्छेद क्या करेगा, निवारित नहीं करेगा, कहीं पर भी विशेष उपबंध करने के लिए कहीं पर भी मनाही नहीं करेगा। दूसरी खंड में बात की, इसके अनुच्छेद जो 15 है उसका खंड 6 है, उसका उपखंड खा, इसमें बात की गई है कि जो कि जिन लोगों के लिए पद आरक्षित थे खंड 4 और 5 के अंतर्गत, उनसे भिन्न जो ऐसे नागरिक हैं जो आर्थिक रूप से दुर्बल हैं, तो उनके लिए भी राज्य क्या करेगा, किसी भी शिक्षण संस्थान में उनके लिए विशेष उपबंध करेगा। विशेष उपबंध होगा कि उनकी संख्या निर्धारित की जाएगी, उनके प्रवेश की संख्या निर्धारित कर दी जाएगी और ऐसी संख्या जो होगी हर शिक्षण संस्था में निर्धारित कर सकेगा राज्य, सिर्फ और चाहे वो संस्था विधि से राज्य द्वारा सहायता प्राप्त कर रही हो चाहे ना कर रही हो। सिर्फ छूट किसको है, जो अनुच्छेद 30 के अंतर्गत अल्पसंख्यक वर्गों के कल्याण के लिए जो शिक्षण संस्थाएं बनाई जाती हैं, स्थापित की जाती हैं, वहाँ पर राज्य इंटरफेयर नहीं करेगा। बाकी हर शिक्षण संस्था में राज्य क्या करेगा, आर्थिक रूप से दुर्बल व्यक्तियों के लिए जो कि
खंड 4 और 5 में नहीं आते हैं, उससे भिन्न जो व्यक्ति आर्थिक रूप से दुर्बल व्यक्ति हैं उनके लिए हर शिक्षण संस्था में जो स्थान होंगे वो रिक्त किए जाएंगे और ऐसे स्थानों की जो संख्या होगी टोटल संख्या के 10% के अधीन होगी। कहने का मतलब है ऐसे लोगों के लिए जो आरक्षित पद होंगे, आरक्षित जगहें होंगी, प्रवेश के लिए जगहें होंगी, वो अधिकतम 10% हो सकती हैं, अधिकतम 100 में 10। ये बात आपको ध्यान रखना है। अब इसमें एक सुप्रीम कोर्ट का केस पढ़ लीजिए, बहुत लेटेस्ट केस है, ये भी 2020 का केस है। सौरभ यादव और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य AIR 2020 सुप्रीम कोर्ट। इसको मतलब थोड़ा सा समराइज कर दें हम, आपको मतलब समझ लीजिए, क्योंकि केस बहुत लंबा हो जाएगा, मैटर भी लिखना होता है आपको, केस लॉ भी लिखना होता है। केस लॉ को जो हम बोलते हैं तो आप कोशिश करिएगा अपने हाथ से लिख लीजिएगा कहीं पर डायरी पे, तो आप एग्ज़ाम हॉल में, क्योंकि आपको 2-4 लाइनें लिखने में ही बहुत दिक्कत आ जाती है, बहुत कम टाइम होता है, इसलिए आपने अपने हाथों से अगर लिखा होगा तो वो केस लॉ आपको याद आ जाएगा। इस सौरभ यादव और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य AIR 2020 सुप्रीम कोर्ट के केस में एग्जैक्टली हुआ ये था कि जो महिला अभ्यर्थी थी उन कुछ महिला अभ्यर्थियों के मार्क्स जो थे, महिला अभ्यर्थी जो सामान्य श्रेणी अन्य पिछड़ा वर्ग की जो महिला अभ्यर्थी थी उनके नंबर जो थे कट ऑफ से ऊपर आ गए थे। कहने का मतलब संक्षेप में इस तरह से समझिए कि जो पिछड़ा वर्ग जो पुलिस भर्ती हुई थी 2019 में, उस सिपाही उत्तर प्रदेश सिपाही भर्ती में जो आपका पिछड़ा वर्ग था उसकी कट ऑफ गई थी 274.8928। ठीक, ये गई थी OBC की कट ऑफ। कुछ महिलाएं ऐसी थीं जो पिछड़ा वर्ग अन्य पिछड़ा वर्ग में आती थी, मगर उनके नंबर क्या थे 274 से इस 274.8928 से ज़्यादा थे। तो चूंकि जब इससे सामान्य जो उनकी कैटेगरी थी उससे अगर नंबर ज़्यादा आ जाते हैं तो उनको क्या होना चाहिए था, सामान्य वर्ग में इनको चयन देना चाहिए था। जबकि जो कट ऑफ सीरीज बनी, जो चयन की लिस्ट बनी, उसमें क्या हुआ, जिन लोगों के नंबर ज़्यादा आ गए थे उनको सामान्य वर्ग में रख दिया गया। हालांकि ये महिलाएं जो थी पिछड़ा वर्ग थी, मगर इनको सामान्य वर्ग में रख दिया गया, जिसकी वजह से क्या हुआ, पिछड़ा वर्ग के जो अभ्यर्थी थे उनका नुकसान हुआ। तो अपील हुई सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिन महिलाओं जो OBC की महिलाएं हैं जिनके नंबर 274.89 से ज़्यादा हैं उनको क्या होना चाहिए, सामान्य वर्ग में गिना जाना चाहिए, उनको सामान्य वर्ग की तरह प्रक्रिया में लगाया जाना चाहिए। और उनकी चूंकि जब वो सामान्य वर्ग में आ गई तो उनकी जगह जो उनकी जगह खाली होगी, जहाँ अगर वो OBC का कैंडिडेट जब सामान्य में, मान लीजिए 10 लोग OBC की कैटेगरी के आने वाले थे, उनके नंबर आए जनरल के बराबर, तो उनको अब जनरल में सिलेक्शन हो गया, तो 10 बच्चों की सीट जो हो गई खाली हो गई। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिन लोगों के नंबर जो है कट ऑफ मार्क्स से अधिक हैं उनको OBC में ना रख कर जनरल कोटे में रखा जाए, जनरल के हिसाब से उनको सिलेक्शन दिया जाए, और उनकी जगह जो सीट खाली हुई है उनके जनरल में पहुंच जाने के कारण जो भी OBC की सीटें खाली हुई हैं उन सीटों को अब अन्य बचे हुए OBC के कैंडिडेट्स जो इसके लिए योग्य हों उनके द्वारा इन सीटों को भरा जाए। और इस तरह कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय दे दिया। यहाँ पर हमने अपना नंबर दे दिया है और व्हाट्सएप चैनल नाम दे दिया है @फिरोज सर बाई @ऑफ लॉ क्लासेस बाई फिरोज सर। ये आप डायरेक्ट डालेंगे यूट्यूब पे तब भी आप हम तक पहुँच जाएंगे। कोई असुविधा हो तो ये व्हाट्सएप नंबर हमने दिया हुआ है, इस पर संपर्क कर लीजिए। कहीं पर भी कोई असुविधा हो रही हो, ढूंढने में, पढ़ने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो, आप हमसे संपर्क कर लीजिए, हम आपकी पूरी मदद करेंगे। ये हर एग्ज़ाम के लिए, चाहे आप PCSJ की तैयारी कर रहे हो, HGS की कर रहे हो, APO की कर रहे हो, पूरा मैटर है। प्री प्लस मेंस पे बेस्ड ये हमने सीरीज़ बनाई है। हर या फिर एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, या फिर LLB कर रहे हो, या फिर LLB के साथ साथ आपका सपना जज बनने का हो, तो आप ये नोट्स हमारे फॉलो कर लीजिए। हर नोट्स, हर वीडियो के साथ हमने नोट्स का PDF लगाया हुआ है। जितने भी वीडियो आप हमारे YouTube पर पाएंगे हर वीडियो के साथ हमने PDF लगाया हुआ है। डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में जाके PDF अटैच्ड है, उसको डाउनलोड करिए, इस मैटर को तैयार करिए। ये सारे जुडिशरी एग्ज़ाम, सारी लॉ से रिलेटेड सारे कैंडिडेट्स के लिए मैटर पर्याप्त है, इसलिए ये इस मैटर को आप सारे साथियों को अपने शेयर करिए
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कोई असुविधा आने पर हमसे संपर्क कर लीजिए। धन्यवाद।